हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हनु आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पर्व एक छुट्टी के रूप में नहीं मनाना चाहिए और हमें अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करना चाहिए और एक अच्छे जीवन को बेहतर बनाते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने का आज एक संकल्प करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अपनी पुरानी कक्षाओं के ऊपर लौटेंगे, जो हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उससे आगे का आज हम लोग चालू करेंगे। इसके पहले हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए कि 2020 में 170 से ज़्यादा इसमें टॉपर्स जो थे सिलेक्शन हुआ था अनअकैडमी से हुआ था, और 2021 में भी 178 लोगों का सिलेक्शन अनअकैडमी से हुआ था। अगर अभी इसको लेना चाहते हैं तो आप लेंगे तो आपको 43% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपको 12 अगस्त तक था, उसके बाद से अभी भी ये ऑफर अभी जारी है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप के पास इकट्ठे पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है मनी की, तो आप 0% EMI पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप 8585858585 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको लेंगे तो आप कॉम्बेट पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। की स्टार मिलेगा प्रीलिम्स का 2023 के लिए। साथ ही अगर आप जब इसको लेंगे तो प्रीलिम्स मेंस का तो आपको बुक्स का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप लेंगे तो आप देखिए लाइव 10 का कोड जो है इसको यूज करना ना भूलिएगा। लाइव 10 का जैसे आप अगर कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% और एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये अभी प्राइस 15 अगस्त के बाद से हाई होने वाले हैं। सो मैं आपसे कहूंगा कि आप जितनी जल्दी लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इसमें लाइव 10 का कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। ओके, और आप अगर आपके जान पर्ची में कोई लेना चाहते हैं तो उसको भी लाइव 10 का कोड आप सजेस्ट करें कि उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपको भी 10% का बेनिफिट होगा। तो आज टॉपिक क्या होने वाला, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। मतलब इसको महाजनपद काल क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग ने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह वैदिक कालीन सभ्यता का उदय हुआ, किस कालीन वैदिक कालीन सभ्यता में समाज था। उत्तर वैदिक काल देखा, फिर हमने उसके बाद देखा कि वहाँ का समाज क्या था, वहाँ से कैसे जो छोटे छोटे कुल था, कुल से कैसे जन बने, जन से कैसे विष बने, विष से फिर जाति जैसी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में जाना। आज हम लोग इसी को विस्तार से जानते हुए आज हम लोग का तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल, इसको कंप्लीट करेंगे। महाजनपद काल के बाद हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका मगध मगध एम्पायर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पूरा हर्यवंश से लेकर आपका चंद्रगुप्त मौर्य तक का पूरा कवर करेंगे। फिर उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा बौद्ध धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग महाजनपद काल पूरा का पूरा कवर करेंगे, खत्म किया जाएगा। तो महाजनपद काल मतलब क्या, महाजनपद का मतलब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जनपद थे, मतलब एक छोटा जनपद, एक छोटा जनपद, फिर एक छोटा जनपद, ये कई सारे जनपद का जो मिल जाता है, और फिर एक ये महा, तो इन 3 जनपदों को मिला दिया गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बड़ा कर दिया गया, तो हम लोग कहेंगे वो बड़ा बड़ा टुकड़ा बन गया, पहाड़ बन गया, छोटे छोटे कणों से मिल गया। उसी तरह जब छोटे छोटे जनपद मिलके एक बड़ा जनपद बनाते हैं तो उसे महाजनपद कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि महाजनपद में क्या था, कितने तरह के जनपद थे और उनकी संख्या क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया वैदिक काल में क्या था, जन लोग थे, जन से क्या बन गया, जनपद बन गया, फिर जनपद से क्या बन गया, महाजनपद बन गया। मतलब इससे आप समझ रहे हैं कि इनकी शक्ति जो थी, शक्तियों में विस्तार होता चला जा रहा है, धीमे धीमे इनकी शक्ति बढ़ती जाती है और ये महान जनपद में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, समझ आए आपको कि ये महाजनपद कहाँ से आया है। तो कहाँ से आया है, तो वैदिक काल में जन थे, जन की शक्ति बढ़ी, जन से क्या हुआ, जनपद बनाए, जनपद से क्या हुआ कि कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए और उनकी शक्ति में विस्तार होता गया। अगर बात की जाए महाजनपद, प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई कहते हैं। जो प्राचीन भारत था वहां जो प्रशासनिक इकाई जैसे होती थी, राज्य होता था। जैसे आज राज्य की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका अगर उत्तर प्रदेश होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश महाजनपद। इसी तरह जो प्राचीन काल में था, जो महाजनपद होते थे वो प्रशासनिक इकाई जो होते थे राज्य की, उनको कहा जाता महाजनपद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। जो उत्तर वैदिक काल हम लोग देखा, जिसमें हमने कल आपको बताया था काशी के बारे में बताया था कि काशी आता है, बिहार का हमने बताया था। ठीक है,
काशी आपको बताया, बिहार बताया, इन ये सारी जो चीजें आती हैं इसी में आती हैं। और बौद्ध जो ग्रंथ था इसमें भी काफी उल्लेख किया गया है। जो आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में भी हमको महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। यहां तक आपको समझ में आया? 3 चीजें क्या समझनी थी कि महाजनपद का मतलब क्या हुआ, जन से क्या बना जनपद, जनपद से क्या बना महाजनपद, क्रम में इनकी शक्तियों में विस्तार हुआ। प्राचीन काल महाजनपद क्या थे? प्राचीन काल में महाजनपद क्या किसे कहा जाता? तो राज्य या प्रशासनिक इकाई जो हुआ करती थी उनको महाजनपद कहा जाता था। और इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो उत्तर वैदिक का मिलता है। साथ ही साथ हमें बौद्ध ग्रंथों से भी इसके बारे में पता चलता है। 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, भारत के बड़े बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन मतलब बौद्ध पंथ और जैन पंथ सहित का उदय हुआ। मतलब जब आपका क्या हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वो प्रथम नगरीय क्रांति थी। उसके बाद महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपदों के उदय में क्या होता है? बड़े बड़े शहरों का उदय होता है। साथ में बड़े बड़े जब शहर का उदय हो रहा होता है, उसी बीच जो बौद्ध और जैन धर्म होता है उनका भी उदय होता है। क्यों होता है? कि उस समय जो आपका हिंदू धर्म था या सनातन धर्म था, उसमें कुरीतियां व्याप्त हो जाती हैं। वहां पे यज्ञ जैसी प्रथाएं, कुरीतियां एकदम व्याप्त स्तर पर बैठ जाती हैं। सभा समिति की जो स्थिति थी वो क्षीण हो जाती है। महिलाओं का शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। सती प्रथा जैसे साक्ष्य हमको मिलने का प्रारंभ हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल से। ये सारी समस्याएं इसमें आ गई थी। और जो ब्राह्मण था वो एकदम क्या था कि वो कर्मकांड में अत्यधिक लगा रहता था। तो उससे क्या हुआ था कि जो व्यापारी वर्ग था उनको किसी भी कार्य को करने के लिए ब्राह्मण के पास जाना पड़ता था। इससे उसके समय और उसको कई सारे निर्योग्यताएं हो गई थी कि आप समुद्र नहीं पार कर सकते हैं, आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए नए नए धर्मों का उदय भी इसी काल में हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म जो पंथ भी की संज्ञा दी जाती है, इनका उदय भी महाजनपद के काल के समय में ही 6ठी से 5वीं शताब्दी में हुआ था। यह आपको क्लियर हुआ यहां तक? ओके। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। जो महाजनपद है ये इसकी गणना मतलब ये कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए ये जो सभी महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, आज के उत्तरी अफगानिस्तान मतलब अफगानिस्तान का जो उत्तरी भाग है वो वहां से लेके बिहार तक फैला हुआ था। और हिंदू कुश से गोदावरी नदी, गोदावरी जो महाराष्ट्र में गोदावरी नहीं था, दायमाबाद जहां पे आपको मिला था, वो हिंदू कुश पर्वत से लेके आपको गोदावरी नदी तक मिलेगा। और इधर आपको अफगानिस्तान से लेके बिहार तक के में आपको ये मिलेगा। यहाँ ये जो महाजनपद है ये फैले हुए थे। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत? ओके। आपको ये दिशा याद रखनी है कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था, कहां से कहां तक नहीं था, किस क्षेत्र को कवर करता था, इसके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया। मतलब जो बौद्ध निकाय था उसमें भारत को 5 भागों में बांटा गया था। जैसे उत्तरापद क्या था? पश्चिमोत्तर भाग था, उत्तरापद की संज्ञा दी गई थी। पूर्वी भाग को मध्य प्रदेश या प्राची की संज्ञा दी गई थी। फिर इसको दक्षिणापद की संज्ञा दी गई थी। ये अपरांत की संज्ञा दी गई थी, ये पश्चिमी भाग था। इन सबका उल्लेख किसमें मिलता? बौद्ध निकायों में मिलता। ठीक है, जैसे भारत है, भारत को आपने राज्यों में बांट दिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसी तरह क्या था उस समय महाजनपदों को इस तरह से बौद्ध निकायों में बांटा गया। तो उत्तरापद में, मध्य प्रदेश में, प्राची में, दक्षिणापद में, अपरांत में, ठीक है, इस तरह से इसको बांटा गया था। इससे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्व 6ठी सदी से ही परिकल्पित है। मतलब क्या था कि पहले भारत जो था विखंडित था, मतलब एकता जैसा सूत्र नहीं, भारत जैसी संज्ञा का परिकल्पना नहीं थी कि सब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। क्या था उसके कुलों में विभक्त थे, प्रांतों में विभक्त थे। लेकिन इसी समय 5वीं से 6ठी शताब्दी में ही हमें भौगोलिक एकता, भारत की भौगोलिक एकता के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है और सूत कृतांक, पाणिनि की अष्टाध्याय, बौधायन धर्मसूत्र ईसा पूर्व 7वीं सदी में ही रची गए। इन सब जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र जो है, सूत कृतांक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, बौधायन का धर्मसूत्र है, ये सब जो है 7वीं सदी ईसा पूर्व में ही रचना हुई थी। इनका जो निर्माण हुआ था वो 7वीं सदी ईसा पूर्व में ही हुआ था। महाभारत में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गांधार प्रदेश, यह गांधार का अफगानिस्तान में, पूर्व में असम तक का प्रदेश इन जनपदों में आच्छादित था। अगर महाभारत को प्रमाण मानते हुए हम लोग चले तो महाभारत के अनुसार क्या था कि उत्तर में आपका क्या था, हिमालय का जो हिमालय था, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक
यहाँ का प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है कि महाजनपद इन क्षेत्रों तक विस्तृत थे। ठीक है, कौटिल्य जो थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता, इन्होंने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के माध्यम से एक बृहत्तर संगठित भारत की कल्पना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे, आपको पता होगा कि जो कौटिल्य थे, चाणक्य ने, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासक धनानंद को पराजित करने में मदद की थी और एक भारत को सभी टुकड़ों से एक केंद्र शक्ति के रूप में उभारने का प्रयास जो चाणक्य ने किया था, उसको इन्होंने एक आकार दिया था चंद्रगुप्त की सहायता करके, और चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाया था। और इन्होंने आपको याद होगा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। ठीक है, इसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो है ना, अभी आगे चल के हम लोग जब मगध एम्पायर पढ़ेंगे उसमें विस्तार से देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत हमको पहली बार पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इनको मतलब केंद्रित किया था, केंद्रीय शक्ति के रूप में एक भारत की नींव डालने का जो पहला कार्य हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मगध एम्पायर के समय में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हर वंश भी आता है इसी में आपको नंद वंश मिलेगा मगध एम्पायर में। ये सब चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे। ईसापुर 6ठी सदी से ईसापुर 2री सदी के प्रचलन में रहे आहत सिक्कों के वितरण से अनुमान होता है कि ईसापुर 4ठी सदी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। इससे उस युग में भारत की एकता की साफ झलक दिखाई पड़ती है। मतलब जो हमें सिक्के मिले, आहत सिक्के क्या होते हैं आपको बताता हूं। मतलब कोई सिक्का है, आपने एक मतलब सिक्का बनाया, उस पर मुहर लगा दी है। ठीक है, मुहर लगा दी तो वो जो सिक्का होता है उस सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। और जब इतिहासकारों ने देखा, जो हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, तो वो हमको पता चला 6ठी शताब्दी से 2री सदी के ईसापुर 2री सदी थी, उस बीच में हमें जो सिक्के मिले हैं वो एक ही एम्पायर के, एक ही समय के दिखाई देते हैं। तो इससे पता चलता है कि पूरे भारत में कोई ना कोई एक केंद्रीय सत्ता एक दिखती है जिससे भारत को एकता के सूत्र में बांधा होगा। इसके हमें प्रमाण इन सिक्कों के जरिए हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बकायदा कमेंट में पूछ के आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये इन महाजनपदों का उदय के कारण क्या थे। मतलब कि ये जो जन थे, जन से जो आपको देखा कि जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, ये महाजनपद किस तरह बने, इनके उदय के कारण क्या थे, ये किस तरह इतनी शक्तिशाली हो गए कि ये महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। तो इसके बारे में हम लोग जानने का अब कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या कारण था, राजाओं द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। जो जनपद के राजा थे, इनके में अपने साम्राज्य को विस्तार करने की आकांक्षा जागृत हुई, तो इन्होंने एक दूसरे जनपद पे हमला किया। उस हमले में उस जनपद को हथिया लिया, फिर उससे भी इनको सांत्वना ना मिलके तो इन्होंने एक तीसरे राज्य पे हमला किया और उस राज्य को भी अपने अधिकार में कर लिया। तो इसी तरह से महाजनपदों का उदय होता है। साथ में कृषि का विषय में कृषि अधिशेष। आपको जैसा कि मैंने पिछली क्लास में वैदिक काल में बताया था कि उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहे के अस्त्र से जंगलों को साफ कर दिया गया था। उपजाऊ मिट्टी गंगा के क्षेत्र में मिलती थी और वहां पे इन्होंने कृषि करके उत्पादन अत्यधिक मात्रा में कर लिया था और कृषि अधिशेष हो गया था, जिससे ये व्यापार में संतुलित हो सके थे और अनाधिक धन अर्जित कर रहे थे, जिससे इससे महाजनपदों के उदय में एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। साथ में देखिए लोहे का व्यापक स्तर का पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य का प्रसार हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि भाई जब व्यापार वाणिज्य का व्यवसाय, इसलिए वो लोहे का हमने विस्तार कर लिया, साथ में हमने कृषि अधिशेष प्राप्त कर लिया, तो व्यापार तो हमारा बढ़ेगा ही। प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंधों का खंडन करने लगे। जो मतलब रक्त संबंधी थे उनको ही गद्दी न दे जाके योग्यता के आधार पर गद्दियां मतलब जगह दी जा रही थी, पद दिए जा रहे थे। उसके आधार पर प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंधों का खंडन कर दिया। मतलब रक्त संबंधी को प्रशासनिक पद इस आधार पर नहीं दिए जाते थे कि वो हमारे भाई है, वो हमारे भतीजे हैं, इस आधार पर रक्त संबंध के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में उनको स्थान नहीं प्रदान किया जाता था, बल्कि योग्यता के आधार पर पद जो था प्रदान किया जाता था। सामाजिक एवं धार्मिक मानदंडों में स्थायित्व आ गया था। ठीक है, नए क्षेत्रों की खोज लगभग पूरी हो जाना, मतलब जो नए क्षेत्र थे उसकी खोज लगभग पूरी हो चुकी थी इस समय तक। तो महाजनपद के उदय के ये जो कारण है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कि कोई पूछे कि महाजनपद के क्या कारण कि वो जनपद से महाजनपद परिवर्तित हो गए,
तो आपको सिंपल से याद रखना है कि हमारे पर हमको लोहे का ज्ञान हो गया था, लोहे के ज्ञान जब हुआ तो हमें कृषि की भूमि हमको मिल गई, कृषि भूमि होने के बाद हमने उपजाऊ भूमि थी तो हमने उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया, जिससे हमको व्यापार वाणिज्य में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरह आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये 16 जो जनपद है, महाजनपद है, उनके बारे में आप एक नजर डाल लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान से चालू, ये कंबोज मिलेगा। ठीक है, दूसरा ये आपको यहाँ पे गंधार मिलेगा। ठीक है, ये आपको जो है कुरु वाला मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे पंचाल वाला, फिर कौसला वाला। ठीक है, मल्ला, वृज्जी, ये अंग, जो कर्ण थे, आपने महाभारत में कर्ण सुना होगा, वो अंग प्रदेश के राजा थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको काशी मिलेगा, फिर ये यहाँ पे महान साम्राज्य मिलेगा मगध। ठीक है, सुरसेना मिलेगा, मत्स्य मिलेगा, अवंती मिलेगा, चैत्य मिलेगा और वाटसा मिलेगा। ठीक है, और ये सबसे नीचे दक्षिण में असाका मिलेगा। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद जो हैं आपको याद रखने हैं। एक बार मैप आप देखेंगे, मैप को बार बार देखेंगे तो उससे याद हो जाएगा। ये देखिए कंबोज आपको यहां मिल जाएगा, मैंने कई मैप इसमें आपको ऐड कर दिए हैं तो आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, देखिए सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद पूछा जाए तो कंबोज हो जाएगा, कहां पे, अफगानिस्तान वाला। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद अस्मक हो जाएगा। ठीक है, जिसे आसमाक भी कई किताबों में देखने को मिलता है, अस्मक या आसमाक भी पढ़ते हैं इसको। साथ में बात है सबसे पूर्वी स्थित में महाजनपद कौन सा, तो कंबोज हो जाएगा, पूर्व वाला भी कंबोज हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आपको क्या होगा, अंग मिलेगा, अंग जो था अंग यहाँ पे होगा। ठीक है, और पश्चिम में आपको यहाँ पे कंबोज मिलेगा, ये गलत टाइप हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्व में आपको अंग मिलेगा और पश्चिम में आपको कंबोज वाला मिलेगा। वर्तमान भारत की सीमा के बाहर स्थित कौन सा, तो कंबोज और गांधार जो है अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद कौन सा, तो कंबोज हो जाएगा। पाकिस्तान में कौन सा, कंबोज एवं गांधार हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा, तो अस्मक है। ओके, तो ये आपको फैक्ट भी याद साथ में रखने हैं। कंबोज कहाँ पे है भारत की वर्तमान सीमा के अंदर, तो कंबोज और गांधार जो है भारत की सीमा के बाहर है, जिसमें अफगानिस्तान में कंबोज हो जाएगा और गांधार जो हो जाएगा पाकिस्तान वाले में हो जाएगा। कंबोज वाला भी है जो, ये भी कुछ भाग जो है ना आपका पाकिस्तान में भी मिलता है। साथ में दक्षिण भाग का एकमात्र महाजनपद कौन सा, तो अस्मक है, अस्मक को आपको याद रखना है, दक्षिण में मिलता है। अब हम लोग एक एक करके महाजनपद जो थे 16 महाजनपद, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ये विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट मैचिंग के थ्रू बनते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवंती के बारे में। ठीक है, जो अवंती था उसके बारे में जानेंगे कि अवंती की क्या स्थिति थी, ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती, जो आज का मालवा का क्षेत्र है, जो मालवा है उसको ही प्राचीन काल में अवंती कहते थे। पहला फैक्ट आपको क्लियर हो गया। इस वाले चैप्टर में जो आपको है ना मैक्सिमम फैक्ट मिलेंगे, ठीक है, उनको आपको याद रखने पड़ेंगे। आपका जो फैक्चुअल चीजें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाला जो होगा वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, तो इससे आपको दोनों चीजों में क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखिए अवंती जो है आज का जो प्राचीन मालवा है ना, उसको ही प्राचीन काल में अवंती कहते थे, और इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है, मतलब अवंती को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती में बांट दिया गया था एक, और दूसरा क्या किसमें बांट दिया गया था, दक्षिणी अवंती में। तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी की थी महिष्मती थी। जो महिष्मती आपने बाहुबली में देखा ना, वही वाली महिष्मती है ये। ठीक है, और प्राचीन काल में जो यहाँ का जो शासक था वो है वंश का शासन था, और ये किस क्षेत्र का क्षेत्र है, तो गुजरात का क्षेत्र है। मालवा किस में आता है, तो गुजरात वाले क्षेत्र में ही तो मालवा आता है। आपको याद क्या क्या रखना, अवंती अभी कहाँ पे है, तो मालवा जो आज का है उसका प्राचीन नाम है। अवंती की दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी और दक्षिणी की महिष्मती थी। शासक को आपको याद रखना, ये किस में आता है, तो गुजरात के क्षेत्र में आता है। पहला महाजनपद आपको क्लियर हुआ। ठीक, दूसरा हम लोग याद रखेंगे अस्मक या अस्मक। ठीक है, अससक या अससक बोलते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैक्सिमम आपको अस्मक ही देखने को मिलेगा। ये दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण में जो महाजनपद है वो अस्मक ही था।
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है। ये नर्मदा और गोदावरी नगरों के बीच स्थित, मतलब नर्मदा इधर से बह रही है और गोदावरी इधर से बह रही है, उनके बीच में ये स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी थी? पोटन। मतलब असमक की राजधानी आपको याद रखनी पोटन थी। कहाँ पे है? तो दक्षिण में स्थित है। किन नदियों के बीच में? नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। साथ में इस राज्य के राजा कौन से? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे ये राज्य अवंती के अधीन हो गया था। मतलब जो हमने अवंती पढ़ा, ठीक है, उसके साथ इसका हम आपस में युद्ध चला करते थे। युद्ध किस लिए चला करते होंगे? अब राज्य क्षेत्र को लेकर चलते होंगे, व्यापार को लेकर चलते होंगे, इन्हीं सब क्षेत्रों को लेकर आपस में युद्ध चलते थे। और धीरे धीरे ये राज्य क्या हुआ? अवंती के अधीन हो गया। असमक को बाद में अवंती ने अपने में विलय कर लिया। तीसरा हम लोग जानेंगे अंग, जो पूर्व में पड़ता है अंग, जिसके राजा आपने महाभारत में देखे होंगे कर्ण, ठीक है। अंग के बारे में जानते हैं। यह मगध के पूर्व था और वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में है, ठीक है। जो मगध था उसके पूर्व में यह अंग पड़ता था और वर्तमान में अगर बात करें तो ये मुंगेर और भागलपुर जिले में फैला हुआ है। इनकी राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक था। उस समय जो भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगर थे उनमें से एक प्रसिद्ध नगर आपको अंग भी देखने को मिलेगा। चंपा, चंपा आपको देखने को, जो उनकी राजधानी थी, ठीक है। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था। आप देखेंगे, आप पूरे महाजनपद पढ़ेंगे, उनमें से अधिकतर जो संघर्ष होगा आपको मगध के साथ ही देखने मिलेगा। और अंततः आखिर में मगध ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हुए दिखते हैं। और अंत में मगध ने इस राज को पराजित कर अपने मिला लिया। अवंती ने क्या किया था? आपको असमक को मिला लिया था। और मगध ने क्या किया? अंग को मिला लिया। अंग की राजधानी आपको चंपा याद रखनी है। आपको बिहार के मुंगेर और भागलपुर मिलेगा। कुछ छोटी छोटी फैक्ट हैं, छोटे छोटे चीज है, छोटी छोटी आपको बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखनी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊंगा, क्वेश्चन भी आपको बकायदा दिखाए जाएंगे, उसको सॉल्व कराया जाएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंबोज की, ठीक है। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार। आप ज्योग्राफी में जब पढ़ते होंगे ना, पामीर का पठार, ठीक है। ये अभी आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पामीर का पठार, ये सब जो अफगानिस्तान के रिलीजन जो हिमालय वाला क्षेत्र है उधर साइड आपको मिलेगा। उसके पश्चिम बदख्शा प्रदेश जो है वो कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी, ठीक है। और यह भारत से बाहर स्थापित है। कहां पे? तो अफगानिस्तान में अभी आपको दिख सकता है, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी आपको दिखेगा। ये काशी, ठीक है। काशी के बारे में, पांचवां महाजनपद कौन सा है? तो काशी। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वर्णा और अस्सी नदियों के संगम पर बसी थी। अस्सी नदी के नाम पर ही बनारस में घाट है, 80 घाट जिसको कहते हैं, ठीक है। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था। 23वें जैन तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। जैन जो मुनि थे, अभी जैन धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 23 तीर्थकर, 24 तीर्थकर जो हुए थे उसमें से 23वें जो थे पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन जो थे काशी के राजा थे। जो काशी के राजा थे वो पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे, ठीक है। इनका कौशल राज के साथ संघर्ष होता रहता था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। मतलब सबसे प्राचीन नगरी की बात की जाए तो आपको काशी ही देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, तो हम लोग चले छठे महाजनपद के। छठा महाजनपद था कुरु। महाभारत वाला जो आपको कुरु राजवंश देखने मिलता है उस महाजनपद की बात करते हैं। तो आधुनिक हरियाणा, मतलब कहां पे? तो हरियाणा, दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिमी वाला अंश जो है इसमें शामिल था, ठीक है। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? तो इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। जैन के उत्तराध्ययन सूत्र के यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा को उल्लेख इसमें मिलता है। साथ में जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने जाते थे। जो जातक कथाएं क्या होती है? जो हम लोग एक मतलब कल्पनाओं के आधार पर या कुछ कहा जाए कुछ तथ्यों के आधार पर जो कहानियां लिखी जाती हैं उन कहानियों को जातक कथाएं की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या मिला? सुत, सोम, कौरव और धनंजय ये यहाँ के राजा माने जाते हैं। कहां के? कुरु महाजनपद के। कुरु धमम जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे साधे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। मतलब इन लोगों का कहना है कि ये लोग धर्म परायण थे और दूसरे राज्य के लोग इनसे धर्म सीखने के लिए यहाँ पे आया करते थे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत?
तो हम लोग ने 6 जनपद यहाँ पे कवर किए हैं। उनकी राजधानी जानी, उनकी क्या विशेषताएं स्पेशल हैं वो जाना, उनका राज्य क्षेत्र, उनकी राजधानी, उनके राजा के बारे में पूर्णतः हमने जानकारी ले ली है। अब हम जान लेंगे 7वें महाजनपद की। तो 7वां महाजनपद था कौशल। कौशल की बात हम लोग जान लेंगे क्या है कौशल में क्या स्पेशल था। तो कौशल जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र में शामिल था। जो कौशल है आज का जो अयोध्या जिला है, गोंडा है, बहराइच है, इन सबको शामिल करके हम लोग क्या प्राचीन काल में कहते थे, तो कौशल महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, इसकी प्रथम राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। जो आज भी अयोध्या आप देखते हैं उसकी ये कौशल की राजधानी थी। द्वितीय राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। ठीक है, गौतम बुद्ध वाली जो आपको गौतम बुद्ध में आपको देखेंगे महावीर स्वामी वाला गौतम बुद्ध, ये जो श्रावस्ती है ये ही इनकी दूसरी राजधानी थी कौशल की। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारान सिंघो नाम कहा गया। बारान सिंघो नाम किसमें कहा गया, कौशल के एक राजा को पाली ग्रंथों में कहा गया। उसी ने काशी को जीत कर कौशल मिला लिया था और कौशल देश के राजा प्रसेनजीत थे। मतलब काशी को जीत कर कौशल में मिलाने वाला कौन सा, तो बारान सिंघो था। और कौशल देश के राजा कौन से, तो प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत उस समय कौशल के राजा थे। अब हम लोग 8वें महाजनपद के बारे में जानेंगे, गांधार। ठीक है, अगर गांधार की बात की जो पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत आता था। मतलब अगर गांधार के अंतर्गत बात की तो पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी होगा, भारत का जो है ना कश्मीर वाला कुछ भाग वो भी इसमें शामिल होगा आज के समय में। और गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंधार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। मतलब कंधार जो है ना वो अलग है और गांधार जो है वो तक्षशिला वाला वो अलग है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, आपको एक चीज और बता दें, जैसे तक्षशिला जो है ना आप यहीं के आपके चाणक्य जो थे यहाँ के गुरु थे। और गांधार जो था ना, जब आपको आप नेपोलियन का आक्रमण पढ़ते हैं ना, आप नेपोलियन कह रहा हूँ क्या नाम था, सिकंदर जब उनने यहाँ पे आक्रमण किया था तो अब गांधार में जो आंधी था ना उसने आपको साथ दिया था सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का जब उसने साथ दिया तो भारत का सबसे पहला गद्दार जिसको कहा जाता है उसे आंधी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपको 8 महाजनपद क्लियर हो गए, राजधानी, क्षेत्र, राजा। आपको यही चीजें आपको याद रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बस मैचिंग वाले बनते हैं जो आज के क्षेत्र में है। मतलब इस समय जैसे एक बार इसमें क्वेश्चन बना था कि आपका जो गांधार है ये किस किस इलाके में पड़ता है, मतलब अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान में कि भारत में है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे 9वां महाजनपद चेदी। चेदी के बारे में हम लोग बात करें तो वर्तमान में ये बुंदेलखंड का जो इलाका है ना वो इसके अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। सॉरी, इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। इस राज का उल्लेख महाभारत में भी है। और शिशुपाल जो थे यहाँ के राजा थे। कौन यहाँ के राजा कौन थे चेदी के, तो शिशुपाल थे। क्या क्या याद रखना है, ये कहाँ पे, तो बुंदेलखंड में है, राजधानी शक्तिमती। कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत मिलता है। शिशुपाल क्या थे, यहाँ के राजा थे। शिशुपाल वही शिशुपाल हैं जो जिनकी कृष्ण भगवान ने अपने चक्र से 100 गलतियां होने पे माफ करने, उनके बुआ के लड़के जो होते हैं वही वाले शिशुपाल की बात की गई जो महाभारत में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ के राजा शिशुपाल थे। फिर हम लोग वज्जी की बात करते हैं। 10वां महाजनपद कौन सा था, वज्जी। तो यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। ठीक है, मतलब यहाँ पे गणतंत्र था, 8 गण लोग चुन के जाते थे। उनका जो तंत्र था, गणतंत्र था, उनका ही संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। इसमें आज के बिहार के राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। जो बिहार के जो ये जिले हैं ना, यह उस समय वज्जी के अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, आपको यह याद रखना है। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल सरल, बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल का नहीं है ये टॉपिक जो है ना, बिल्कुल सरल है और आपको आसानी से इसको तैयार कर लेना है। इसमें आपको महाजनपद याद रखने हैं, महाजनपद कितने हैं, उनकी राजधानी याद रखनी है, उनके राजा याद रखने हैं, वर्तमान का प्रदेश याद रखना है और उस समय उस प्रदेश को क्या कहा जाता है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का बचा है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 11वें महाजनपद की बात करें तो वंश या वत्स की बात करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज
के आसपास केंद्रित था। मतलब जो वर्षा ये आज के उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग मतलब इलाहाबाद जो है ना उसके आसपास में केंद्रित था। पुराणों के अनुसार राजा निचसु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्य वंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। मतलब जो हमारे क्या था कि पुराण है ना, पुराणों के अनुसार हमको पता चलता है कि हस्तिनापुर राज्य का जब पतन हो गया था तब इस राज्य की नींव रखी गई थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। ठीक है, ये हो गए 11 महाजनपद। 12वें पांचाल की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है पांचाल, वही पांचाली वाला जो था ना उन्हीं का राज्य है पांचाल। ये कहां पे? पश्चिमी उत्तर में। पांचाल की दो शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामिप्लय थी। ठीक है, मध्य दोआब क्षेत्र बदायूं फर्रुखाबाद। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। जो चुलानी जो ब्रह्मदत्त था ना इस पांचाल देश का एक महान शासक हुआ करता था। ठीक है, पांचाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4 महाजनपद और बचे। 13वें महाजनपद की बात करें तो मगध। सबसे शक्तिशाली इन महाजनपदों में जो था वो था मगध। इसीलिए हम लोग इसको अलग से स्पेशली पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी को क्यों नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम लोग छोटा छोटा देखते हुए चलेंगे, लेकिन मेन जो फोकस है जिससे प्रश्न प्री प्लस मेंस दोनों में बनते हैं वो मगध से बनते हैं। ठीक है, मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिलों में स्थित था। ठीक है, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, जो राजधानी थी ना वो पर्वतों से घिरी हुई थी इसलिए इसको गिरिब्रज के नाम से जाने, और पर्वतों से घिरे होने के कारण ये राजधानी जो थी ना वहां मगध इतना बड़ा शक्तिशाली राज्य क्यों बन पाया? इसका रीजन जो है ना, सबसे पहला रीजन उसकी प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी कि वो देखो पर्वतों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। उसके बाद जो गंगा सोन ये सब जो नदियां थी ना वो उसको चारों तरफ से जल की सुरक्षा भी प्रदान करती थी। तो उस तरह से मगध एक शक्तिशाली राज्य बन पाया। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। जो बृहदत्त के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। सतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया। जो सतपथ ब्राह्मण है ना उसमें इसी को कीकट की संज्ञा दी गई है। हम लोग विस्तार से बृहदत्त वाला पढ़ेंगे टॉपिक, पूरा मगध जनपद हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आधुनिक पटना तथा गया जिले और इसके आसपास के क्षेत्र इस मगध में शामिल थे। सभी महाजनपदों सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। जैसा मैंने आपको बताया, इस पर हर्यक नंद मौर्य आदि ने शासन, मतलब इसमें जो मेन है इसमें हर्यक आएगा, नाग वंश भी आएगा। ठीक है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, इन सब ने शासन अधिक समय तक किया। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराया और वह मगध का प्रतापशाली शासक बन गया था। यहां तक आपको क्लियर? अब हम लोग 14वें महाजनपद मत्स्य के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के जिले क्षेत्र शामिल थे। मतलब राजस्थान के आसपास के मत्स्य वाला जो क्षेत्र है ना वहां पे ये मिलता है। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे, इसके बारे में हमको पता चलता है। अब मल के बारे में 15वां महाजनपद जो है मलल या मल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यह भी एक गढ़संघ था। महाजनपद में 2 मिलते हैं गढ़संघ, एक तो मल, एक आप दूसरा वाला जो है ना वो कमेंट में करके बताएंगे कौन सा था। जिसमें आपको मैंने बताया था कई सारे लोग कुल के क्या कुल के तरीके से कार्य करते थे। ठीक है, उसका आप कमेंट करके बताइएगा। यह भी एक गढ़संघ था और गोरखपुर के आसपास में स्थित था। मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनारा थी। ठीक है, जो वर्तमान में कुशीनगर है, और यह आपको कहां मिलेगा? बस्ती वाले क्षेत्र में मिलेगा। और दूसरी राजधानी पावा या पव थी जो वर्तमान में फाजिल नगर में है। ठीक है, आपको 15 महाजनपद क्लियर हुए। अब लास्ट चलते हैं 16 महाजनपद में। 16वां महाजनपद सुरसेन या सूरसेन। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, आज का जो मथुरा है ये उस क्षेत्र की उस समय राजधानी थी। यह कुरु जनपद के दक्षिण में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों को अवंती पुत्र यहाँ के राजा थे। ठीक है, पुराणों मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। अपने ज्ञान बुद्धि और वैभव कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। आज ही मथुरा जो है ना अपने ज्ञान बुद्धि वैभव कारण प्रसिद्ध नगर की संज्ञा लिए हुआ है। और यहाँ पे इसको यदुवंश कहा जाता है, जिसका समय हम लोग भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में अवंती यहाँ के जो पुत्र थे यहाँ के राजा माने जाते थे। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी जो टॉपिक बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। अब ये महाजनपदों में सत्ता संघर्ष क्यों होता था इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ईसापुर 6ठी सदी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की उनके नाम मगध के हर्यक थे,
कौशल के इक्ष्वाकु थे, वत्स के पौरव थे और अवंती के पद्योत थे। ये जो 4 लोग थे ये सबसे शक्तिशाली थे या इनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा थी। तो हर्यक एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा मगध में की गई थी। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंदुसार जो थे ना वो मौर्य वंश में आप पढ़ेंगे और बिंबिसार जो है ना हर्यक वंश में आप पढ़ेंगे, दोनों में आप कंफ्यूजन ना करिए। ठीक है, पद्योतों का नाम ऐसा उस वंश के संस्थापक के कारण ही था। संयोग से महाभारत वर्णित प्रसिद्ध राज्य कुरु, पांचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे, पर उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में होती थी। मतलब जो शक्तिशाली थे ना उस समय, लेकिन जो इस काल में आए थे जब हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, तो उस समय कुरु, पांचाल, काशी जो थे ना ये कम शक्तिशाली रह गए थे। इनकी शक्ति में कमी आई थी। और जबकि ये हर्यक थे, कौशल थे, वत्स्य, पौरव थे ना और ये अवंती थे, इनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी हुई थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व अवंती के राजा जो पद्योत ने थे, कौशाम्बी के राजा तथा पद्योत के दामाद उद्यन के साथ लड़ाई लड़ी थी। मतलब जो अवंती के राजा पद्योत ने क्या किया था, कौशाम्बी के जो राजा थे उनको हरा दिया था और पद्योत के जो दामाद थे उद्यन को भी लड़ाई में हरा दिया था। उससे पहले उद्यन ने मगध की राजधानी राजगृह पर हमला किया था। ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी को अपने अधीन कर लिया। जो कौशल के जो राजा थे ना प्रसेनजित, उन्हें काशी को अपने अधीन में कर लिया और बाद में उसके पुत्र ने कपिलवस्तु के शाक्य राज को भी जीत लिया। मतलब जो पिता थे उसने काशी प्रसेनजित को जीता और उनके बाद जो उनका पुत्र आया था उसने कपिलवस्तु, जो भरत मुनि कपिलवस्तु वाली बात है ना, उसके शाक्य राज जो था उसको भी इन्होंने, उनके पुत्र ने जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया। जो पूर्व का हिस्सा था ना अंग महाजनपद, ठीक है, उसको बिंबिसार ने अपने राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। तथा उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छियों को भी जीत दिया था और उनका पुत्र जो था ना अजातशत्रु, ठीक है, उसने वैशाली के लिच्छियों को था उनको भी हरा के अपने राज्य में मिला लिया। जब हम लोग जब मगध जनपद पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वैशाली के जो लिच्छी थे ना ये इनके ही रिश्तेदार थे। तब भी इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करके इनको चुनौती दी और इनको हराया। ठीक है, यहां तक आप क्लियर है सत्ता संघर्ष को लेके किससे किसका युद्ध हुआ था और क्यों होता था। फिर 5वीं सदी ईसा पैरव और पद्योत सत्ता लोप नहीं रहे और हर्यकों और तथा इक्ष्वाकुओं ने राजनीति मन पर मोर्चा संभाल लिया। मतलब इनके जगह पे हर्यक और इक्ष्वाकु आ गए थे। प्रसेनजित तथा अजातशत्रु की संघर्ष चलता रहा। प्रसेनजित जो था और अजातशत्रु हर्यक वंश का था, उनके बीच परस्पर युद्ध चलता ही रहता था। इसका हालांकि कोई परिणाम नहीं निकला और अंततः मगध के हर्यकों को जीत मिली थी। मतलब क्या था कि कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन प्रसेनजित को ये हार माननी पड़ी और अजातशत्रु जो थे ये जीत गए थे और मगध के हर्यक जो थे इनको भी मतलब जो मगध के ही थे अजातशत्रु, जब ये जीत गए तो मगध के हर्यक भी जीत मिल गई थी इनको। इसके बाद मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। इन्हीं सबको करते हुए मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, ये 475 लिखा हुआ। ठीक है, 475 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु हुआ। उसके पूर्व उदयन ने सत्ता संभाली और उसी ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र पटना शांति की। तो मतलब जो इसका पुत्र था अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, ठीक है, उदयन ने अपनी राजगद्दी संभाली और इसने सबसे पहले क्या किया, तो राजगृह जो इसकी राजधानी थी इसको पाटलिपुत्र ले आया था। ठीक है, पटना में स्थानांतरित कर दी थी इसने। हालांकि लिच्छियों से लड़ते हुए समय अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र में एक दुर्ग बनवाया था, पर इसका उपयोग राजधानी रूप में उदयन ने किया था। जब आपसे पूछा जाए राजगृह से राजधानी पटना या पाटलिपुत्र कौन लेके आया, तो आप उदयन बताएंगे। जबकि एक दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि अजातशत्रु ने किया था। उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी प्रशासन तथा राजकाज में निकम्बे रहे तथा इसके बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। मतलब जो उदयन था तो और उसके जो उत्तराधिकारी ये प्रशासन में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, प्रशासन को ध्यान नहीं दिया, अपने भोग विलास में लगे रहते थे, जिससे क्या कहा इनका जो क्या कहते हैं आप कहेंगे अमात्य थे या आप इनके मंत्री कहेंगे, तो जो शिशुनाग था ना उसने इनका वध कर दिया उदयन का, इनके उत्तराधिकारियों का। ठीक है, तो उनका वध करने के बाद शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने बाद में महापद्मनम नाम का व्यक्ति जो था सत्ता पर काबिज हो गया। उसने मगध की श्रेष्ठता को और ऊंचा बना दिया। मतलब शिशुनाग का जो पुत्र था ना कालाशोक, ये एक ही पीढ़ी तक चले। उनका वध किसने कर दिया, नंद नाम के महापद्म जो थे इन्होंने उनकी हत्या कर दी और मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया था महापद्म ने। ठीक है, इसके बाद महाजनपद काल का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध बन गया था और बाद में नंद वंश का विनाश किसने कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था।
यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि कैसे मगध शक्तिशाली बना। आपको यह जानना है कि सत्ता संघर्ष होता है। काशी आसी उस समय इस समय तक शक्तिशाली नहीं रहते, फिर मगध कैसे बिंबिसार के अजातशत्रु और जो इनका पुत्र होता उदयन, ये सारे लोग कैसे शक्ति संघर्ष करते हैं और एक एक क्षेत्र जीतते हैं। बाद में जो इनका जो अमात्य होता है या मंत्री होता है नागशोक शिशुनाग वाला, ठीक है, शिशुनाग होता है, नागवंश की जो स्थापना करता है, शिशु नागवंश की, इसको ही नागवंश भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसकी स्थापना करने के बाद कैसे कालाशोक के बाद महापद्म उसकी हत्या करता है और महापद्म एक शक्तिशाली राज्य मगध की स्थापना करता है, पूरी तरीके से शक्तिशाली राज्य बन जाता और उसको और शक्तिशाली एक केंद्र सत्ता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है। अब हम लोग महाजनपद काल की कृषि व्यवस्था देखेंगे कि उस समय कृषि कार्य किस तरह का था, कृषि व्यवस्था क्या थी। महाजनपद में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। क्या हुआ, हाल के फाल लोहे से बनने लगे। जो हल था ना वो अब लोहे की खोज हो चुकी थी। 6ठी शताब्दी में लोहे का प्रयोग होने व्यापक स्तर पे होने लगा था, इसलिए लोहे का जब प्रयोग होने लगा तो लोहे के जो हल थे वो लोहे के बनने लगे थे, जिसके क्या कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था, बहुत जल्दी जोता जा सकता था। इस कारण फसलों की उपज में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, धान की रोपाई करने लगे थे हम लोग, जिससे पैदावार अधिक होने लगी, जिसके कारण राज्यों के कर में वृद्धि होने लगी और महाजनपदों की शक्ति में बढ़ने लगी। जब उत्पादन ज्यादा होने लगा तो राज्यों को कर ज्यादा आने लगा, जब कर ज्यादा आने लगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। आर्थिक स्थिति जब मजबूत हुई तो उन्होंने सैनिक शक्ति अपने मजबूत करने लगे। सैनिक शक्ति मजबूत की तो महाजनपदों की शक्ति भी बढ़ने लगी और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आपस में लड़ाइयां या युद्ध भी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो योगदान दिया इन महाजनपदों के शक्तिशाली बनने में, उनमें सबसे ज्यादा योगदान दिया लोहे के हल ने, लोहे की खोज ने। फिर कृषि भूमि जो उनके पास थी उपजाऊ थी, कर व्यवस्था इनने अच्छी बना रखी थी, सैनिक व्यवस्था इनने अच्छी कर रखी थी, जिससे इनको शक्ति प्राप्त हुई और इन्होंने एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करके अपनी शक्ति को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयत्न किया और आखिरी में सफल मगध साम्राज्य होता है। तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास बहुत ही छोटा है, मगध जनपद ज्यादा बड़ा नहीं है। स्पेशल कुछ कुछ फैक्ट, कुछ कुछ बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखनी है। महाजनपद, सॉरी मगध जनपद कह रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं। महाजनपद, आज अगली क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, मगध जनपद पढ़ेंगे, पूरा मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश से चालू करके मौर्यकालीन व्यवस्था, उसकी आर्थिक स्थिति, व्यापार वाणिज्य पूरा कंप्लीट करेंगे। यहां से जो आपके मेन टॉपिक जो है ना, जहां से क्वेश्चन प्री और मेन से बनते, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन और मगध या महाजनपद जो है उससे कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब जो क्लासेस होने वाली हैं उससे बनेंगे, तो आप इन क्लासेस को रेगुलर करिएगा, इसको मिस ना करिएगा। साथ में ही आपको अगर ये टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। अगर आप अनअकैडमी लेना चाहते हैं तो लाइव 10 का यूज करना ना भूलें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आने वाली क्लास में हम लोग मगध एम्पायर पूरा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सब कुछ जानेंगे। इस क्लास के बाद मगध एम्पायर में आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हम लोग का प्राचीन भारत जैसे कवर होगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं किस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। जो हम लोग ने पढ़े हैं क्या उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमने कंटेंट पढ़ा है क्या उससे पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको कहूंगा कि आप बुक भी साथ में पढ़ते हुए चलिए। आप रामशरण शर्मा की किताब प्राचीन भारत में, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता चालू होती है, उसको पढ़ना भी प्रारंभ कर दीजिए। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बन चुकी होगी, आप बुक भी पढ़ना चालू रखिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।